यानी कि एक करेंसी से अब कंपेयर करेंगे एक्सचेंज रेट, जब दो करेंसीज के परचेजिंग पावर को कंपेयर करेंगे तो परचेजिंग पावर पैरिटी, और अगर हम अपने सारे ट्रेडिंग पार्टनर्स के औसत से अपना एक्सचेंज वैल्यू निकालेंगे तो वो नीर यानी नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, और जब इन्फ्लेशन एडजस्टेड हो जाएगा तब वो हो जाएगा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। आई होप कि ये क्लियर हो गया है। क्या लिखे हैं भाई साहब आप? डोनाल्ड ट्रंप? क्या डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गया है? अब चलिए इसको भी आज देख ही लेते हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो काम कर रहे हैं ना, वो डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि दुनिया उनके सामने झुकेगी, झुकाने वाला चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है ना कि हर शेर के ऊपर एक सवा शेर होता है। डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि भाई हम दुनिया जहान को हम प्रेशराइज करेंगे कि वो अपने टेरिफ्स को कम करे, तो ऑब्वियस सी बात है कि यूएस के साथ उनका जो ट्रेड डेफिसिट चल रहा है वो सब सुधर जाएगा। लेकिन एक्चुअली ये कहानी की शुरुआत इतनी रिसेंट नहीं है। मतलब अगर हम लोग मान के चले कि डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और वो ये सब काम शुरू किए हैं, ऐसी बात नहीं है। बात ये होती है ना कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो चाहे जीतने वाले यूरोपियन देश हो चाहे हारने वाले यूरोपियन देश हो, दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था की स्थिति एकदम खराब हो चुकी थी। और इस युद्ध में विजेताओं के लिस्ट में यूएस ने नाम तो लिखवाया था, लेकिन एक्चुअली जो नहीं होता है कि युद्ध से किसी प्रकार का नुकसान यूएस को कुछ भी नहीं हुआ था। तो उस समय सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था यूएस की ही थी। और कहा नहीं जाता आपदा को अवसर में बदलना, यूएस ने भी वही काम किया। यूएस ने सारे देशों को कहा, यूरोपियन देशों को, कि भाई तुम्हारी जितनी बर्बादी हुई है इन सब स्थिति को सुधारना जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। और उसी का नतीजा ये होता है कि चाहे वर्ल्ड बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक तो उस समय नहीं था, उस समय IBRD था, और IMF, इन दोनों की स्थापना होती है। और ये दोनों कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं कि यूएस के डोमिनेंस में ही काम करता था या अभी भी करता ही है। तो अब क्या हुआ कि जो जितने भी देश थे वो आपस में ट्रेड करने के लिए यूएस डॉलर का इस्तेमाल करना शुरू करने लगे। तो यूएस डॉलर की ही इस्तेमाल क्यों होती है? तो जनरली क्या होता है ना कि हम लोग रिजर्व के रूप में या एक्सचेंज के रूप में वैसे करेंसी को पसंद करते हैं जो मजबूत हो या फिर जो भरोसेमंद हो। तो यूएस डॉलर की भरोसेमंद होने के कारण एक तो यूएस अर्थव्यवस्था की मजबूती थी, और दूसरा कारण क्या था कि वहां की जो सेंट्रल बैंक है, जिसको हम लोग फेडरल रिजर्व बोर्ड कहते हैं, वो अपने स्वेच्छा से काम करता है, यानी कि उसके ऊपर वहां के सरकार का कोई डोमिनेंस नहीं है। तो हुआ क्या कि सारे देशों में डॉलर का डिमांड बढ़ने लगा। धीरे धीरे नतीजा ये हुआ कि डॉलर की डिमांड बढ़ने से उसकी प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ने लगी। तो डॉलर की प्राइसेस जब बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी, यानी कि जब कोई यूएस का आदमी इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर खर्च करेगा तो उसके लिए किसी सामान को खरीदना सस्ता पड़ेगा, और इसके विपरीत अगर कोई विदेश का आदमी यूएस मार्केट से कोई सामान खरीदना चाहेगा तो उसको महंगा पड़ेगा। तो इसका नतीजा क्या होगा कि यूएस जो है ना वो इंपोर्टिंग कंट्री बन गई, यानी कि वहां के लोग ज्यादातर बाहर की चीजों को खरीदना पसंद करते थे। इसका सबसे ज्यादा किसी को अगर फायदा मिला तो वो था जापान, क्योंकि जैसे जैसे यूएस की इकोनॉमी सर्विस इकोनॉमी की तरफ ट्रांजिशन कर रही थी तो मैन्युफैक्चरिंग हब जो है उसका वो धीरे धीरे कोरिया, वियतनाम, जापान, और अभी अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो वो चाइना की तरफ शिफ्ट हो गई। तो 1950 में एक एग्रीमेंट करती है यूएस अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ कि भाई हम धीरे धीरे अपने एक्सचेंज वैल्यू को आपके कंपैरिजन में कम करेंगे। तो इसका फायदा किसको होने वाला था? यूएस को होने वाला था। अगर एक्सचेंज वैल्यू को कम करने का मतलब क्या हुआ कि अब यूएस के सिटीजन्स जब बाहर से सामान खरीदने जाएंगे तो उनको महंगा पड़ेगा, और जो विदेशी जो व्यापारी हैं जब वो यूएस से सामान खरीदेंगे तो उनको सस्ता पड़ेगा, यानी कि यूएस से अब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। लेकिन इन द मीन टाइम क्या हुआ कि पूरी दुनिया अपने पास फॉरेन एक्सचेंज के रूप में जो डॉलर रखती थी उसकी मात्रा ऑलमोस्ट 60% हो गई। यानी कि भारत अगर रिजर्व करेंसी में 100 रुपए रखेगा तो उसमें से ऑलमोस्ट 60 रुपए के बराबर का वैल्यू वो डॉलर अपने पास रखेगा। यानी फिर से धीरे धीरे डॉलर की वैल्यू बढ़ती चली गई और यूएस फिर से इंपोर्टिंग नेशन ही बनकर रह गया। हालांकि इससे यूएस को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि यूएस में एक तरीके से कह सकते हो कि इन्फ्लेशन रेट स्टेबल है, डेवलप्ड नेशन के हिसाब से उसका जीडीपी ग्रोथ ठीक था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन ट्रम्प भाई साहब को ऐसा लगा कि उनके देश को ठगा जा रहा है। क्यों ठगा जा रहा है कि जो
इंपोर्ट पे यूएस टैरिफ लगाती है उससे कहीं ज्यादा टैरिफ यूएस के एक्सपोर्टर्स पे बाकी उसके ट्रेडिंग पार्टनर्स लगाते हैं। अब उन्होंने क्या किया, आते के साथ चाइना, मैक्सिको, कनाडा, इन सब के ऊपर रेसिप्रोकल टैक्स लगाना शुरू कर दिया। इवन कि भारत भी उस लिस्ट में है, लेकिन हालांकि भारत के जो ट्रेड डेफिसिट है ये बहुत छोटा है, लेकिन अब है तो है। तो उन्होंने कह दिया कि भाई हमारे देश के एक्सपोर्टर्स पे जो टैरिफ लगाया जाता है वही टैरिफ हम लगाएंगे जो विदेशी हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। सबको लगेगा कि भाई ये तो जो एक्सपोर्टर है उनको नुकसान देगा, लेकिन आप सोच के देखिए कि इससे एक्सपोर्टर्स को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है जितना यूएस को है। क्योंकि सोच के देखिए कि जो टैरिफ्स होते हैं वो जनरली क्या होता है, कस्टम ड्यूटी होता है। और ये अगर हम लोगों ने टैक्सेशन चैप्टर ठीक से पढ़ा था तो ये क्या होता है, कस्टम ड्यूटी क्या होता है, ये कस्टम ड्यूटी जो होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स परचेजर पे करता है। यानी परचेजर पे करने का मतलब क्या हुआ कि अगर यूएस की सरकार अगर कस्टम ड्यूटी बढ़ाती है तो यूएस के सिटीजन्स पे इसका भार अधिक पड़ेगा। अब यूएस के सिटीजन्स पे इसका भार अधिक पड़ेगा तो उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो सामान को महंगा खरीदेंगे या फिर वो अपने डिमांड को कम करेंगे। अगर इंपोर्ट्स महंगे होंगे तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग महंगी होगी, यानी कि वहां पे इन्फ्लेशन आएगा, जो कि वहां के सेंट्रल बैंक के जो अध्यक्ष हैं उनका भी यही कहना है। दूसरा कि अगर वो इंपोर्ट को घटाते हैं तो जाहिर सी बात है कि चीजों की मात्रा वहां पे घटेगी, यानी कि वहां पे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगा, यानी हर हाल में इन्फ्लेशन वहां पे आएगा। इन्फ्लेशन कभी भी विकसित देशों के लिए अच्छी बात नहीं होती, बिकॉज इट्स ऑलवेज प्रमोट अनएम्प्लॉयमेंट। कुल मिला के वहां पे बेरोजगारी की दर बढ़ने वाली है। बेरोजगारी की दर अगर बढ़ने वाली है तो आप संभवतः अपने खर्चों को लिमिटेड करोगे। लिमिटेड करने का मतलब क्या हुआ कि वहां के जो कंपनियां हैं अब वो पहले से कम वस्तुएं बेचेंगी। तो कुल मिला के हो ये रहा है कि वहां की कंपनियों को भी नुकसान का अंदेशा दिखना शुरू हो चुका है। इसी कारण से आप इधर 15-20 दिन से देख रहे होगे कि यूएस की जो करेंसी का वैल्यू है वो लगातार दूसरे करेंसीज की तुलना में डिक्लाइन कर रहा है। हालांकि ये मीडियम या शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो ये कुछ दिनों के लिए यूएस को फायदा दे सकता है, क्योंकि अगर यूएस का जो एक्सचेंज रेट है वो अगर घटता है तो हो सकता है कि वो कुछ समय के लिए एक्सपोर्टिंग कंट्री बन जाए। लेकिन अभी भी जो विदेशी जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अभी भी यूएस के करेंसी को अपने पास रिजर्व करेंसी के रूप में रखने में विश्वास रखते हैं। नतीजा ये होगा कि यूएस के करेंसी में धीरे धीरे फिर से अप्रिसिएशन आ जाएगा। इसका एक और नतीजा निकल सकता है कि बहुत सारे देश जैसे कि इंडिया भी यूएस के दबाव के सामने झुकने के लिए तैयार हो चुका है, लेकिन कुछ देश जैसे कनाडा और चाइना इन्होंने कहा है कि भाई हम यूएस के ऊपर रेसिप्रोकल टैक्सेस लगाएंगे। रेसिप्रोकल टैक्सेस लगाने का मतलब क्या है कि यूएस अगर हमारे इंपोर्ट्स पे टैक्स बढ़ाएगा तो हम यूएस के इंपोर्ट्स पे टैक्स बढ़ा देंगे। तो इससे क्या होगा कि ग्लोबल लेवल पे अगर देखा जाए तो जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हालांकि इस मौके का फायदा भारत जैसे देश उठा सकते हैं अगर हम लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाएं। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं इसको जापानीज में एक शब्द है हाराकिरी। हाराकिरी मीन्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन। तो जो ट्रंप साहब जिस रास्ते पे चल चुके हैं उसको हाराकिरी के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता है। आपने जो कहा था कि पागल हो चुके हैं, तो पागलपन के तर्ज पे इसको देखा जा सकता है। हालांकि अब जैसे इंडिया और यूरोपियन देशों के साथ अपने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स करने में जुटा हुआ है, इससे होगा क्या कि इंडिया जो वस्तुएं बेच रहा है यूरोपियन कंट्रीज में इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। हो सकता है कुछ दिनों के लिए या कुछ समय बाद से इंडिया जो सामान बेच रहा है यूएस को उसकी मात्रा में कमी आए। लेकिन इन दोनों में से अगर पहली घटना यानी कि यूरोप में जो बिक्री बढ़ने वाली है ये घटना अगर पहले होती है तो हमारे लिए बहुत ज्यादा दिन चिंता की बात नहीं है, कुछ दिनों में ये स्थिति सामान्य हो जाएगी। लेकिन पहली वाली घटना से पहले अगर ये हो जाता है कि यूएस में जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं उसकी मात्रा घटनी शुरू हो जाए और इधर यूरोप के साथ तुरंत में हम लोग का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग फाइनल करना चाह रहे हैं वो फाइनल ना हो पाए तो हमारे देश के करेंसी के ऊपर इसका दबाव बढ़ेगा। यानी कुल मिला के इंटरनेशनल ट्रेड अभी जो 25-26 का जो माहौल है ये 25-26 में इंटरनेशनल ट्रेड थोड़ा डिस्टर्ब रहने वाला है। खैर भविष्य के कोख में क्या है समाहित, जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी हम लोग देखते जाएंगे। फिलहाल हम लोग जहां पढ़ रहे थे वहां पे लौट के आते हैं।